श्रीमान राहुल गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे डिकोई रिफाइनरी ग्राउंड में। साथ ही जितेंद्र सिंह जी और हमारे एमपी श्री प्रद्युत बंदे जी का भी अभिनंदन करता हूं। मैं सर को इस रिफाइनरी के विषय में थोड़ा मजदूरों के विषय में कुछ ज्ञात कराना चाहता हूं। सर, आप सभी लोग जानते हैं कि ये रिफाइनरी एशिया का सबसे पहला रिफाइनरी है और इसमें करीब करीब पहले के दिनों में आज 1901 में इसका जन्म हुआ था। 1901 के बाद इसमें करीब करीब 6,000 7,000 एम्प्लॉय और कम से कम 10-12,000 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते थे। लेकिन सर, उस समय का जो परिस्थिति था उस समय तो बहुत अच्छा ही हम लोगों को मिला, लेकिन आज इस 7 साल में जो भोग रहे हैं हम, उसके लिए हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, इस रिफाइनरी में इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन इस 7 साल में हमें यह अनुभव हो रहा है कि इस इंडस्ट्री को सिर्फ मैनेजमेंट चला रही है या कुछ लोग चला रहे हैं। क्योंकि इन लोगों से हमने आज तक जितने भी 1947 जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसको लेकर के जितना भी हम लोगों ने इन लोगों से डिमांड किया, आज तक कोई डिमांड फुलफिल नहीं हुआ सर। इस विषय में हम आपको ज्ञात कराना चाहते हैं सर कि यहाँ काम करने वाले लोग जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हैं उनको फैसिलिटी तो छोड़ दीजिए सर। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर आज 14-15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, उसको अगर मैनेजमेंट का जब भी मर्जी आता है उसको टर्मिनेट कर देते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन और विदाउट एनी फैसिलिटी। तो ये सर इन लोगों का दुर्नीति है, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं यहाँ पर। जिसमें क्या है सर, आज यहाँ पर आपने किसी इंडस्ट्री में नहीं देखा होगा कि किसी भी वर्कर को 3 महीने 4 महीने बाद पेमेंट मिलता हो। यहाँ रेगुलर पेमेंट कभी भी नहीं है सर। आज 3-3 महीने से 4-4 महीने से पेमेंट हैंड अप है। अभी भी यहाँ कुछ लोग उपस्थित है जो आज तक पेमेंट नहीं मिला, 3-3 महीने का 4-4 महीने का। 3 लेडी है सर गेस्ट हाउस में। इन लोगों को हमारे वर्कर है गेस्ट हाउस के वर्कर, 3 लेडी अभी यहाँ बैठी हुई है सर। उन लोगों को अभी फिलहाल में 15 दिन पहले टर्मिनेट कर दिया गया विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन और विदाउट एनी पेमेंट सर। उनका 2-2 महीने का सैलरी भी बाकी है। और सर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि पीएफ हमारे यहाँ जो पीएफ डिडक्शन कर रहे हैं, पीएफ डिडक्शन करके कुछ पैसा जमा होता है, बाकी पैसा जमा नहीं होता है। और पीएफ विड्रॉ करने जाने पर, पीएफ जब आदमी टर्मिनेट हो जाता है, विड्रॉ करने जाने पर उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। दूसरी बात है सर, ईएसआई मेडिकल दिया हुआ है यहाँ पर। ईएसआई मेडिकल में हम 2006 में सर हमने 2006-7 में हमने एक एग्रीमेंट करवाया था जो 143% हाइक हुआ था, क्योंकि उसका चार्ज हमको गुवाहाटी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से दिया गया था। मैं आपको जानकारी दे दूं सर, मैं असम ब्रांच का WC वर्किंग कमेटी मेंबर हूं सर। यहाँ पर ईएसआई में इतना घोटाला है सर, एक कंपाउंडर वही डॉक्टर है, वही रिफर करता है और वही मेडिसिन भी देता है सर। तो इससे एक मेडिसिन एक परिवार को दिया गया था जो एक्सपायरी डेट का मेडिसिन था, उसको मैंने चेयरमैन डायरेक्टर सबको बुलाया था गुवाहाटी से बुला करके बोलने के बाद मैनेजमेंट भी थी, उन्होंने बोला कि हम फैसिलिटी करा देंगे, लेकिन आज उससे भी बदतर है सर ये। उसके बाद सर ग्रेजुटी जो एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो काम करता है, एक ने ग्रेजुटी दिया है उसको ग्रेजुटी देने के बाद आज तक किसी भी आदमी को ग्रेजुटी प्रोवाइड नहीं किया गया सर, न ग्रेजुटी का फैसिलिटी दिया गया है। मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर सर यहाँ जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनके सर्वेंट को प्राय 3,000 सर्वेंट को फ्री मेडिकल मिलता है सर, लेकिन जो काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर उनको मेडिकल नहीं है सर। सेफ्टी गियर्स के नाम पे 0 है सर, बिल्कुल शून्य सेफ्टी गियर्स। यहाँ मॉडर्नाइजेशन हुआ था सर, मॉडर्नाइजेशन में हम लोगों ने यहाँ और भी लोग हैं भक्ता हमारे एओसी लेबर यूनियन के एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट है, वो लोग बताएंगे सर कि हमने यहाँ जब मॉडर्नाइजेशन हो रहा था उस समय सर जिस आदमी के पैर में 5 नंबर का जूता आना चाहिए उसके पैर में 10 नंबर का जूता दे करके लसर के चल रहे थे जमीन पर। तो ये सर गलत बात है। অলপ চমুকে
भैया अगर एक व्यक्ति बहुत लंबा बोलेगा भैया तो बाकी लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, तो आप कंक्लूड कर लीजिए, बाकी लोग बोलेंगे। सर लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि इतना होने के बाद भी अभी 4 जो नया वेज कोट बिल आया है, ये वेज कोट बिल हम लोगों के लिए काफी नुकसानदेह है सर। तो इसको रिफॉर्म कराने के लिए या इसको विड्रॉ करने के लिए जो हमारा एक्ट चल रहा था उसी को लागू कराने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस बात को सीरियसली लेके और उठाएंगे। ठीक, थैंक यू सर। অরুণ সুনওয়াল ডাঙৰীয়া, ইউনিয়নটোৰ নামটো কৈ দিব। ইউনিয়ন আছে C2 CITU। राहुल जी के प्रणाम करते हुए मैं 2-4 बात रखना चाहता हूँ। पहला बात है भैया, एक मैं आपसे पहले सवाल पूछ सकता हूँ? ये जो नया कोड आया है इसके बारे में, इसका आप पे क्या असर है, थोड़ा मुझे बता सकते हैं? ये जो नए 3 बिल आए हैं, 3 कोड आए हैं, इसमें ज्यादा तो हम लोग बोलने नहीं चाहिएगा, लेकिन हम लोग जो मालूम है ये बिल जो है, ये जहाँ जो इंडस्ट्री में पहले कम आदमी होने से 100-150 होने से अभी उसका लेवल एक उसमें लागू होता रहा, 300 हो गया, अभी 300 हो गया। तो ये सब बात अभी बिल में ला रहा है, ये हम लोग चल रहे हैं। इसीलिए हम लोग को बोल रहे थे कि लेबर कोड इसको जो लाया है उसको हटाना है, ये हम लोग का लेबर का ये डिमांड है। और पहला बार डिगबोई का तरफ से हमारा डिगबोई रिफाइनरी इतना एशिया का पहला रिफाइनरी है, इतना पुराना रिफाइनरी, लेकिन आज तक पार्लियामेंट में हम लोग नहीं सुना है कि इसका कैपेसिटी बढ़ाए, इसको और बड़ा करे, ये हम लोग अभी अब तक हम लोग सुना नहीं है। इसीलिए डिमांड है कि डिगबोई रिफाइनरी को कैपेसिटी बढ़ाए, इसको और बड़ा करे। और एक बात है, हम लोग का जो ऑयल सेक्टर में जितना कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, हम लोग इतना साल से काम करता है, इतना बड़ा इंडस्ट्री हम लोग चला रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर का फ्यूचर कुछ नहीं है, हम लोग का सर्विस सिक्योरिटी नहीं है। आज हम लोग का बोल दिया काम नहीं है, निकल जाओ, कुछ नहीं है, निकल गया। 10 साल 20 साल 30 साल नौकरी किया, हम लोग का कुछ नहीं है, कुछ पेमेंट का पेंशन का नाम से कुछ नहीं है, या हम लोग का कोई नौकरी का कोई सर्विस सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे हम लोग का चला है। इसलिए हम लोग यही रिक्वेस्ट है आपसे, पार्लियामेंट में हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बात उठाए ऑयल सेक्टर का, और हम लोग को जैसे देखिए, हम लोग भी, और अब देखिए एक परमानेंट एम्प्लॉय का कितना मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कितना मिलता है, और हम लोग का कुछ फैसिलिटी भी है नहीं। इसलिए ये बात हम लोग को पार्लियामेंट में उठाने के लिए आप गुजारिश है, आप हम लोग के साथ ऑयल सेक्टर में काम करने वाला ठेका श्रमिक को जितना लेबर है उन लोग के लिए भी पार्लियामेंट में बात उठे, हम लोग को भी कुछ देखे, यही बात हम लोग रखते हैं। और दूसरा बात है जो अभी बोला है, वो जो लेबर कोड है उसको आप वो कोड हटा देने का है, जैसा पहले लाइन है वो लो है वही लो रहने का है। यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं रिफाइनरी में? 14-15। उसमें से इनफॉर्मल कितने हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले कितने हैं? 1400-1500। और फॉर्मल कितने हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्ट वाले? 700। আমার মনত আছে আফতাব হোসেন ডাঙৰীয়া, एडवाइजर ठेका मजदूर यूनियन डिगबोई। राहुल जी को इस डिगबोई पावन धरती पर मैं स्वागत करता हूं, जो कि भारत के ये खेल माता है। तो आपका 18-19 में यहाँ में तेल मिला, इसका बाद 1901 में ये रिफाइनरी बना, तो उस टाइम में ब्रिटिश का हाथ में था। हम गर्व से कहते हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 1981 में ये रिफाइनरी को नेशनलाइज किया। इसके आगे हम लोग को सीबी आता था, एमएनए नहीं आता था हम लोग का, आप लोग का। तो 81 का बाद में हम लोग का बहुत उन्नति हुआ, हम लोग घर बनाए, गाड़ी लिए, ये सब किए। लेकिन आपका 2014 में इसके बाद में हम लोग इस रिफाइनरी को 9 मिलियन टन या 6 मिलियन टन करने के लिए हम लोग बहुत मेमोरेंडम दिए थे। तो 2014 में हम लोग को नरेंद्र मोदी जी ने, उनका जो एमपी है यहाँ का, उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि हम लोग इसको हम लोग बनाएंगे, ये हम वादा करते हैं। लेकिन वो चीज़ वैसे ही रह गया, उसके बाद उसका कोई एक सूता भी ये नहीं हुआ। जब यहाँ का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 1 मिलियन तक ले जाने के लिए कोशिश किया, जबकि ये रिफाइनरी का 0.6 मिलियन टन है, तो उस टाइम में भी इन लोगों ने बाधा दिया। बोलता है, पहले बोला क्रूड नहीं है, एक एक बहाना दिखाया, इसके बाद बोलता है बाजार नहीं है। मैं कहता हूँ ये डिगबोई रिफाइनरी
सारा भारत को तेल देता था, जो आज ये रिफाइनरी को बोलता है बाजार नहीं है। इससे दुख की बात और नहीं है। यहाँ पर आपका हमारे जो वर्कर है उनको बहुत असुविधा होना है। तो हमारा रिक्वेस्ट है जो अपोजिशन में रहकर आप इस बात को उठाएंगे। हमारे पोर्टले जी जो पेट्रोलियम सेक्टर के एक कमेटी में है, मैं आशा करता हूँ इस बात को उठाएंगे। इस रिफाइनरी को जीवित रखने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे, यही कहकर मैं धन्यवाद। ইয়াৰ পিছতে আছে सीताराम। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ऑयल कंपनी का, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं? भैया माइक दीजिए। ये जो मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है नेशनल लेवल पे, अलग अलग संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन जो कर रही है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए साहब, मैं बड़ा हूँ, जो आगे ये ब्रिटिश का अंडर में था, उस टाइम में प्राइवेटाइजेशन नहीं था। उस टाइम में हम लोग एक साइकिल खरीदने के लिए भी हम लोग को तकलीफ होता था, नहीं मिलता था। हम लोग का पिताजी लोग यहाँ में नौकरी किया, पेमेंट नहीं मिलता था। जब नेशनलाइज हुआ उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे मुंह देखे हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर का लेबर का भी आपका हाजिरा आपका था करीबन 3 रुपया 4 रुपया ऐसे था। जब नेशनलाइज हुआ इसका हाजिरा बहुत बड़ा है, बहुत ये में आया हुआ है। लेकिन ये यहाँ के जो कुछ ऑफिसर है उन लोग का अभी भी ब्रिटिश माइंड है। तो प्राइवेटाइजेशन होने से हम लोग वो आगे आदिम जमाने में जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ये प्राइवेटाइजेशन नहीं मानता है। इसके लिए हम लोग का ইয়াৰ পিছতে আছে सीताराम बर्मा डांगरिया, एवसी लेबर यूनियन एक्स जनरल सेक्रेटरी। सर्वप्रथम हमारे स्टेट का निर्माण हमारे आदरणीय नेतागण, मैं कोई में आप लोगों को आने के लिए आप लोगों को हार्दिक नमन और स्वागत करता हूं। ये हम लोग के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में आप उपस्थित हुए। सर ऐसी बात है, मेरा नाम सीताराम वर्मा है, मैं यूसी लेबर का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। तो हमने डिगबोई रिफाइनरी हम लोग का जो डिगबोई के पास ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्थान रहा, और ये जब 1981 में इसका नेशनलाइज हुआ तो इसमें हम लोग का जो दया दिशा बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत उन्नति हुआ, रोजगारी भी सबको मिला। लेकिन आज दशा ये है कि हम लोग ने इसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कितने मेमोरेंडम दिए, जितने मिनिस्टर है, जितने अधिकारी हैं जो इसके जो उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं, उनको भी हमने कई बार बारंबार उनको आराधना किया कि इसको कैपेसिटी को बढ़ाइए। लेकिन फुटपाथ का कमी है, मार्केटिंग का कमी है, कोई न कोई लेकुना दिखाकर इसको जहाँ का तहाँ वही इसकी एक इतिहास है सर। ये तो सभी ऑयल इंडस्ट्री का एक गंगोत्री है। पहले मथुरा था, गुजरात था, हल्दिया था, पहले वो शहर बसा हुआ था। लेकिन ये डिगबोई रिफाइनरी पहले और बाद में डिगबोई हुआ सर, इसकी इतिहास ये है। सब शहर पहले बसा हुआ तब वो रिफाइनरी हुआ, लेकिन ये डिगबोई रिफाइनरी तब ये डिगबोई का। तो इसका जो है एक प्राचीन महत्व है सर। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक सशक्त अपोजिशन पार्टी में है, आप सभी लोग हैं, मैं आपसे यही आराधना करता हूँ कि इस विषय को उठाइए ताकि इसका कैपेसिटी बढ़े, और ताकि यहाँ का बेरोजगारी और असम का जो ये गौरव डिगबोई रिफाइनरी है, जो सभी ऑयल इंडस्ट्री का गंगोत्री है, उसका विकास हो सके, ताकि यहाँ का बेरोजगारी, यहाँ का उन्नति इसका संभव हो सके। ये इतने कहते हैं मैं अपने शब्दों को विश्राम दे रहा हूँ। ইয়াৰ পিছতে আছে মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া, আসাম পেট্ৰলিয়াম ৱৰ্কাৰ ইউনিয়ন। শ্ৰী ৰাহুল গাৱিনী ডাঙৰীয়াদেৱ আৰু আমাৰ সতীৰ্থসকল, মই আসাম পেট্ৰলিয়াম ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি আসাম ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা অইল ইণ্ডিয়াক বহুত ডিমাণ্ড কৰি যুঁজি বাগি আমি 1 নম্বৰ গ্ৰেডৰ বেচিক পে আমি ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু লগতে আমাৰ গ্ৰেচুইটিটো দিবলৈ আমি ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমাক মেডিকেল বিষয়টোত
আমাক হেমাহি চকুৰে ৰাখিছে এতিয়ালৈকে আমি মেডিকেল পোৱা নাই আৰু ইয়াকে কৈছোঁ ধন্যবাদ आप ये गगोई जी बोल रहे हैं कि बहुत कष्ट करके ड्रेजिंग में जो पेमेंट का थोड़ा इंतजाम तो कर लिया इन्होंने, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज में कुछ भी साधन यहाँ नहीं है, कुछ भी इनका लेबर को कुछ भी सुविधा नहीं मिलता। देखने को ना रंजन चौधरी रंजन चौधरी जी पहले तो हम असम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन से राहुल जी को दिग्बोई में स्वागत जनाते हैं और लास्ट 7-8 साल से हम लोगों ने देखा है कि एक नया चर्चा हो रहा है मन की बात, लेकिन वो मन की बात कमरे के अंदर से हो रहा है। लेकिन राहुल जी आज खास करके तेल उद्योग में जो जरित हमारा ठेका श्रमिक है वो खुलेआम मैदान पे आकर के बातचीत करने आ गए। तो असली मन की बात तो यहीं पर होगा ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आजकल तो मीडिया वाला आपका सेट भी कर देता है आपको क्वेश्चन कौन सा करना है। अब ऐसा है कि मुझे दुख का साथ बोलना पड़ रहा है, ये जो नया टर्मिनल बना है यहाँ पर जो तिनसुकिया में था 1901 सन में दिग्बोई रिफाइनरी बना, 1927 में वहाँ टर्मिनल वहाँ पर बना मार्केटिंग का, लेकिन ट्रैफिक कंजेशन सिक्योरिटी की वजह से यहाँ में लेके आया। हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं किया। 301 का हर संगठन बोल रहा था कि रंजन दा हमारा टर्मिनल नहीं चाहिए, हमारा बहुत आदमी का पेट में लाभ करेगा। हमने ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए यहाँ में लेके आया। शुरुआत में बहुत जंग झपट्टा हुआ है। वो देवव्रत सोइकिया साहब जो हमारा स्टेट का अपोजिशन लीडर है उन्होंने असेंबली में तुला, सीएम साहब हस्तक्षेप किया, उसके बाद में चीज सेटिंग हो गया है। अभी अपना यूनियन का एक्टिविटीज चल रहा है। और मुझे तकलीफ इस बात का है, मैं भी पॉलिटिक्स करता हूँ, मेरा पॉलिटिक्स है कि वर्कर्स को बेनिफिट के लिए मेरा पॉलिटिक्स। जो लोग बिना झंडा का पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा खतरा है। जिसका पास झंडा है ना वो सेफ है, लेकिन जो बिना झंडा का जो पॉलिटिक्स कर रहा है बहुत गंदा पॉलिटिक्स कर रहा है। वहां में हमारा तय हो गया है सब कुछ कि वहां में टोटल टर्मिनल बंद रहेगा। पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर हैंडीमैन है वो यहाँ पर मौजूद होंगे और इतना तादाद में मौजूद होंगे शायद आप लोगों को सीट भी नहीं मिलता और भी कुर्सी लगाने वाले थे। चौधरी जी हाँ मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। अपनी लोकल प्रॉब्लम और क्या ओवरऑल प्रॉब्लम ओवरऑल है आज ही कथा तो बोल के आने का सबक के माने जो दुख की बात है कि उस टर्मिनल में आज में बीजेपी वाला ने वहां पे उल्टा घुमा के छोड़ दिया मैनेजमेंट का साथ मिल के। कल तक हमारा प्रेशर बढ़ा के रखा है एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी परमिशन लेकर के। प्रोटोकॉल मानने के लिए बोला गया। क्या राजीव गांधी अरे हमारा राहुल जी बिना प्रोटोकॉल का है क्या? हमारा ये लोग प्रोटोकॉल नहीं मेंटेन कर रहे हैं। तो वहां में सिर्फ हमारा कुछ जिस तादाद में आना चाहिए था नहीं आ पाए। आदमी आए हैं यहाँ पर मौजूद है और हमने वहां पर भी बोला कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके भला के लिए, नहीं कांग्रेस का मीटिंग में नहीं जाना है। हम बोले वहां कांग्रेस का मीटिंग कहां पर है? वहां तो कांग्रेस का मीटिंग नहीं है, गलत बात है। कोई झंडा नहीं है कांग्रेस का, इवन कांग्रेस का कैंडिडेट भी मंच पर नहीं है। जो कंडीशन हम लोगों से हुआ था ये टोटली नॉन पॉलिटिकल एक प्रोग्राम है और इससे अच्छा ज्यादा मौका हमको कब मिलेगा? जो तेल खंड में रहते श्रमिक जो वो आप सब बात करें। अभी लास्टली बात यही है कि आज का दिन में भी टैंकर चालकों को जो मिनिमम वेज है वो नहीं मिल रहा। बाकी तो हमारे यहाँ आगे बंधुओं को बोला है कि वो पीएफ ग्रेचुइटी वगैरह से बोला वो हम खींच दे रहे। आज का दिन में नहीं मिल रहा। आज का दिन में पेट्रोल का भाव 100 रुपया हो गया, लेकिन हमारा लेबर का रेट 100 रुपया तय नहीं हुआ। पेट्रोल हो चुका है और राहुल जी से मेरा
आपका माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बहुत सारा टैक्स डाला जा रहा है। हमारा असम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन से अनुरोध है कि इस पेट्रोल प्राइसिंग के साथ कम से कम 1% जोड़ दिया जाए, 1% जस्ट ऐड किया जाए। जो एक्सेस अभी है उसको घटा 1% अगर ऐड कर देते तो भी एथिकली कंपनी जो है हर एक को पेमेंट देने के लिए बाउंड कर सकता है मालिक को। वो सिस्टम हमको कानून लेना पड़ेगा, इसके सिवा दूसरा कुछ रास्ता नहीं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। और आपको मालूम होगा कि डिगबोई रिफाइनरी हिंदुस्तान का सबसे पहला और एशिया का भी ओल्डेस्ट और ये एक पहले मात्र रिफाइनरी है। ये रिफाइनरी लिविंग रिफाइनरी के तौर पे है। यहाँ पर भी बहुत भी साजिश हो रहा है। कल हमारा श्रमिक जो सोया हुआ है, कल नींद से जगेगा तो उसको समझ में आएगा कि अदानी अंबानी को पास चला गया। भीतर का माहौल ऐसा है। और ज्यादा से ज्यादा श्रमिक हमारा यहाँ मोबिलाइज ना हो, उसके लिए रूलिंग पार्टी ने वहां में उच्चाल चला है और उसको हम धिक्कार देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मिनिमम वेज जो है, हम जो पीएफ का बात करते हैं, ग्रेजुएटी की बात करते हैं, वो सब तो ही है, वो सब तो बहुत 100 माइल दूर है। लेकिन आज का दिन में सर तनख्वाह नहीं है, मिनिमम वेज नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। और हम चाह रहे हैं कि नेशनल लेवल से हो, क्योंकि आईएलओ जो बोला है कि हर दिन का 600 रुपया हाजिरा, दैट इज 18,000। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मुखिया है, खुद प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी सम्मति दिया। उसके बावजूद भी जो मुखिया जो सम्मति दिया, वो सम्मति भी अभी तक लागू नहीं है। कुछ नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, लेकिन लेक्चर मत करो नहीं तो। और अभी तक जितना भी उन्होंने बात बोला ना, सबका उल्टा ही होता है। ये हमारा माइंडसेट हो गया और ये प्रूफ है, ये बात ऑलरेडी हो चुका है। चौधरी जी, मैं कहूँ कि आपको होगा ना। हाँ सर, आप भी। अभी राहुल जी आप लोग का आंसर दे रहे हैं। थैंक यू। শিৱসাগৰৰ পৰা কোনোবা আহিছে নেকি? শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ পৰা, শিৱসাগৰ নাজিৰা। জুলন শইকীয়া ক'ত? राहुल जी, अपना हार्दिक परिचय प्रणाम है। मेरा नाम जुलान शइकिया, मोटर वर्क्स यूनियन ऑयल इंडिया लिमिटेड टैंकर चालक दिगबय हाटार पर आছি। सर जी, मेरा नाम जुलान शइकिया है, मैं टैंकर चालक हूँ, ऑल इंडिया लिमिटेड दुलियान के, लेकिन दिगबय में गाड़ी चलाता हूँ। तो प्रॉब्लम हम लोग का ये है कि हम लोग अरुणाचल का मतलब दिगबय से हम लोग जाके अरुणाचल जाता है, वहाँ से जब क्रूड ऑयल अलग अलग जगह से हम लोग दिगबय लाता है। लेकिन तो हम लोग वहाँ से क्रूड ऑयल लाता है, हम लोग को कोई एक्सट्रीमिस्ट हो, कोई टेररिस्ट हो, हम लोग को बोल नहीं सकता। लेकिन हमेशा हम लोग का ऊपर में कुछ दबाव आता है, कभी गाड़ी चला देता है, कभी शूट करके आदमी हम लोग को भाई बोलते जो है उन लोग को शूट कर देता है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी हम लोग जब ऑल इंडिया बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑल इंडिया का यहाँ एक ऑफिस है दिगबय फील्ड में, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल इंडिया ने हम लोगों को ड्राइवर्स और हेडवर्स के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वो लोग सिर्फ कुछ होने से मालिक का पक्ष में बोलता है कि हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, तो इसीलिए हम लोग ऑयल इंडिया की तरफ से हम लोग को कुछ हेल्प नहीं कर सकेंगे। सर जी, बात ये है 2018 में जब 19 बॉर्डर एक्सट्रीमिस्ट ने जला दिया था, उसमें हम लोग भी था, हम लोग जान लेके जंगल में भाग पड़े थे। लेकिन उस टाइम में भी जो हम लोग बना था जी, अगर ऐसा कंडीशन होगा हम लोग को कम से कम कॉम्पेंसेशन 20 लाख हम लोग बताया था। अगर ड्राइवर्स हो या हेल्पर्स हो 20 लाख मिनिमम हम लोग को कंट्रीब्यूशन दीजिए, अगर हम लोग उस एरिया में अगर मर जाएंगे। लेकिन कंपनी ने हम लोग से काम ही लेता, लेकिन ये सब कुछ नहीं लेता। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हम लोग ड्राइवर्स एंड हेलमेट्स है, जो हम लोग बहुत कष्ट करके देश का 10% का हम लोग भी करता है, क्योंकि हम लोग ड्राइवर ही करता है।
अलग अलग जगह से पूरे दिन रहता है। तो आप लोग से ये विनती है कि आप संसद में हम लोग के लिए भी कुछ सोचिए। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग अगर 2-3 महीने काम करने का बाद में भी हम लोग का तनख्वाह मिलने का प्रॉब्लम होता है। जैसे हम लोग का जनवरी अभी मार्च चले, लेकिन हम लोग का अभी जनवरी तक तनख्वाह नहीं मिलता, ऐसे एक कंडीशन है। तो इसीलिए ये आपसे विनती है कि आप ये प्रॉब्लम को भी थोड़ा सोच के देखिए, क्योंकि अगर हम लोग सही रहेंगे तो देश चलेगा। और एक बड़ा बात है कि अगर श्रमिक और कृषक दोनों काम करेगा तो भी देश चलेगा। अगर हम लोग को श्रमिक के बारे में जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप ही नहीं लिया, कुछ सुनते ही नहीं, तो हम लोग किससे हेल्प लेंगे? तो यही आपको विनती है। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहाँ मुझसे मिलने आए। मेरा यहाँ आने का लक्ष्य आपकी जो आवाज है उसको सुनने का, आपके दिल में जो है उसको समझने का है। तो अगर थोड़े से लोगों को रोक दिया, इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोगों ने जो कहना था वो मैंने सुन लिया और उससे मैं सहमत हूं। देश में आजकल मैंने जैसे पार्लियामेंट में बोला, हम दो हमारी दो की सरकार चल रही है। आप देखिए, हर इंडस्ट्री में देखिए, हर इंडस्ट्री में देखिए, आपको वही 2-3-4 चेहरे दिखाई देंगे। और एक आइडिया फैलाया गया है कि सरकारी जो कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर जो होता है वो इनएफिशिएंट होता है और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो एफिशिएंट होता है। मगर ये अगर आप गहराई में देखें तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर संस्थाएं जो प्राइवेट सेक्टर की संस्थाओं से बहुत एफिशिएंट है, इफेक्टिव है और अच्छा काम कर रही है। तो ये जो यूनिफॉर्म आइडिया कि भैया प्राइवेट सेक्टर अच्छा है, पब्लिक सेक्टर खराब है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पब्लिक सेक्टर की मदद नहीं करोगे, अगर आप पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो फिर वो पब्लिक सेक्टर काम कैसे करेगा? जैसे आपने कहा यहाँ पे कि आपको आपकी रिफाइनरी को अगर एक्सपेंड करने ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आपको कैसे कहा जा सकता है कि आप काम नहीं कर रहे? तो पहली बात तो ये है, प्राइवेटाइजेशन की जगह है, मगर जहां पे पब्लिक सेक्टर इफेक्टिव काम कर रहा है, जहां पे पब्लिक सेक्टर समाज के लिए रोल प्ले कर रहा है, उसको प्राइवेटाइज करने की क्या जरूरत है? आप कंपटीशन लाना चाहते हैं तो कंपटीशन लाइए, मगर जो मजबूत कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? उसका एक ही लक्ष्य है कि जो फायदा वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी जनता को दे रही है, वो फायदा पूरा का पूरा ये 2-3 लोगों को देना चाहते हैं, उनके हाथ में डालना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। यहाँ पे गुवाहाटी में आपका एयरपोर्ट है, बोरदोलोई एयरपोर्ट। उसमें सरकार के 2000 करोड़ रुपए आए, एयरपोर्ट बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए। 2000 करोड़ रुपए देने के बाद वो एयरपोर्ट अदानी को दे दिया। इसका आइडिया क्या है? 2000 करोड़ रुपए असम की जनता के लिए एयरपोर्ट के लिए भेजे गए और फिर आपने 2000 करोड़ रुपए और एयरपोर्ट अदानी जी को दे दिए। यही आइडिया फार्म बिल के पीछे है। तो ये कृषि पर आक्रमण कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर पे आक्रमण कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे आक्रमण कर रहे हैं। आप आज अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहो, प्राइवेट स्कूल में भेजो, मगर सरकार का काम इफेक्टिव एजुकेशन देने का है, सरकार का काम इफेक्टिव अस्पताल देने का है। मगर अगर आप हिंदुस्तान में अपने बच्चों को, माता पिता को अस्पताल भेजना चाहते हो तो प्राइवेट में भेजो, शिक्षा देना चाहते हो तो प्राइवेट में भेजो। तो ये डायरेक्शन ही बिल्कुल गलत जा रहा है। और जो आपने बात कही
कॉन्ट्रैक्चुअल नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, इनफॉर्मल नॉन इनफॉर्मल वर्कर के बीच में बिल्कुल सही है। अगर आप एक वर्कर को जो वो एक ही काम कर रहा है, एक वर्कर को आप ज्यादा पैसा दे रहे हो, दूसरे वर्कर को कम पैसा दे रहे हो, एक को प्रोटेक्शन दे रहे हो, दूसरे को कम प्रोटेक्शन दे रहे हो या प्रोटेक्शन दे ही नहीं रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। इसका मतलब और कोई शब्द ही नहीं है। और ये तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रखो और जब उनको हटाना चाहो हटा दो, जब उनको मारना चाहो दबाना चाहो दबा दो, कोई पूछेगा नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी और जो मेरी थिंकिंग है इसके बिल्कुल खिलाफ है। हम चाहते हैं कि प्रोटेक्शन हो, हम चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में जो अच्छा काम कर रहा है उसको काम करने दिया जाए, उसको उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जाए। ये हमारी थिंकिंग है और ये हम असम में सरकार आएगी तो उसको हम यहाँ लागू करेंगे, दिल्ली में सरकार आएगी तो उसको हम वहां लागू करेंगे। आखिरी 2-3 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं। देखिए, देश में रोजगार ये जो अदानी जी हैं ये नहीं देते, ठीक है। देश में रोजगार कौन देता है? देश में रोजगार छोटे बिजनेस देते हैं, मिडिल साइज बिजनेस देते हैं, आप जैसी कंपनीज देती हैं, किसान देता है, छोटा व्यापारी देता है। और इन सब पर नरेंद्र मोदी जी ने आक्रमण किया है। पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी की, और लक्ष्य इसका क्या है? जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ने का है। कि पूरा का पूरा, जैसे पहले यहां पे अंग्रेज राज करते थे, पूरा का पूरा 2-3 लोगों को पकड़ा दो और जो वर्कर है उसको बिल्कुल वनरेबल कर दो, उसको बिल्कुल कमजोर कर दो, उसको दबा दो। इससे देश का फायदा नहीं होने वाला। ये सोचते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई डैमेज नहीं होगा। इससे बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। सोशल प्रॉब्लम आएगी, क्राइम बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी। तो ये इसके खिलाफ है हम। और जहां भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, जहां पे हमें आपने कहा कि हम इसको सांसद में उठाएं, मैं पर्सनली आपकी जो मांग है मैं इसको सांसद में उठाऊंगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम इन चीजों के लिए लड़ते हैं और इनको हम कन्फ्रंट करते हैं। ये जो आपका नया कोड आया है, लेबर कोड आया है, ये जो फार्म बिल्स आई हैं, ये बिना डिस्कशन के पास कर देते। पार्लियामेंट हाउस में हमें बात भी नहीं करने देते, बस पास कर देते। मगर हम खड़े हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम आपकी रक्षा करेंगे, आपके साथ खड़े होके जो आपको हक मिलना चाहिए वो हम आपको देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर दूर से आए, अपने बहुत अच्छी तरह अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद जनाइছো श्री राहुल गांधी डांगरियार फाলৰ পৰা আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমাৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মনত থাকিব, আমি সদায় আপোনালোকৰ লগত থাকিম আৰু আপোনালোকৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। हाँ